हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सैयद सोहेल अहमद। वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है कि अपना मौलिक अधिकार क्या क्या है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ नहीं, ये हम लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे हर साल इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो सिविल्स का एग्जाम हो, लेकिन इससे हर साल इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यहाँ तक कि इंटरव्यू तक में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथ में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। बहुत लोगों को फंडामेंटल राइट मालूम है, लेकिन कुछ भूल भी गया होगा। तो आज हम इस फंडामेंटल राइट को पूरा कवर करेंगे, और इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं ये भी हम जानेंगे। तो शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में फर्क क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। तो फंडामेंटल राइट यानी कि आपका, हमारा, हम सबका एक मौलिक अधिकार है जो हमें चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई ट्रेड या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका मौलिक अधिकार है कि आप बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील भी डाल सकते हैं। जैसे कि कोई शोषण करता हो, जैसे कि ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी ह्यूमन का गलत नीयत से सेलिंग करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, या तो किसी 14 ईयर्स के कम के बच्चे को किसी डेंजरस फैक्ट्री या माइंस में कोई काम कराता हो, तो ये सभी शोषण में आते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, हमें समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी का अधिकार है। ये सभी हम लोग को चाहिए, ये हम लोग का राइट है जो हमें चाहिए। इसी को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। अब हम जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। यह फंडामेंटल राइट से बहुत ही अलग है। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये नॉन इन्फोर्सेबल है। जैसे कि हम लोग का मौलिक कर्तव्य है अपने घर के अगल बगल में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। कुछ लोग फेंकते हैं, कुछ लोग नहीं फेंकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। ये नॉन इन्फोर्सेबल है। मौलिक कर्तव्य जो है ये एक प्रकार का नॉर्मल वार्निंग है जो हम सभी लोग को फॉलो करना चाहिए। अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये टोटल 11 हैं, ये आप देख सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट पास किया गया 1976 में, तो फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया चैप्टर 4A में। चैप्टर 4A जो है ये केवल फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, और ये सिर्फ आर्टिकल 51A से बना हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक अधिकार जो है ये 3 पर्पस पे काम करता है। जैसे कि वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, जैसे कि हमें फ्लैग नहीं जलाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं करना चाहिए, अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए। यह एक तरह का वार्निंग के तरह काम करता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य है कि इसे हम फॉलो करें। दूसरा है रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटी, यानी आपके पास फंडामेंटल राइट का तो अधिकार है, आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी निभाना है, ये हमें याद दिलाता है। तीसरा है प्रमोट डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग डिसिप्लिन बना के रखें। दोस्तों, अब फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में फर्क क्या है ये आप जान गए होंगे। दोस्तों, अब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कौन कौन से हैं, अब हम ये जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हुआ 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यह कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में रखा गया है, और इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे लीगल राइट्स बना दिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अभी फिलहाल 44वां अमेंडमेंट के बाद जो फंडामेंटल राइट हैं वो कुल 6 हैं, और कौन कौन से हैं ये हम देखते। दोस्तों, फंडामेंटल राइट शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि मैग्ना कार्टा को हम अधिकार पत्र के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल राइट कुल 6 होते हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहला देखिए, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक
राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। दूसरा देखिए राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। तीसरा देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथा देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताया गया है। पांचवा देखिए राइट फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, आर्टिकल 29 से 30 तक राइट फॉर एजुकेशन एंड कल्चर के बारे में बताया गया है। छठवां देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है आर्टिकल 32 में बताया गया है। अब हम जानेंगे राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, राइट टू फ्रीडम क्या होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है, राइट फॉर एजुकेशन एंड कल्चर क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होता है। अब हम देखेंगे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the law of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste, gender or place of birth. यानी कि कानून के आगे सभी व्यक्ति जो हैं वो बराबर हैं और कानून के जरिए सभी व्यक्ति को एक बराबर प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिलीजन को देखते हुए, कास्ट को, जेंडर को और प्लेस ऑफ बर्थ को देखते हुए कोई भी किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमारे भारत देश में जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी के लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं कि किसी के लिए ज़्यादा लागू होता है, किसी के लिए कम लागू होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि भारत का जो भी कानून है वो सबके ऊपर एक बराबर अप्लाई होगा। इसी को हम राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। अब हम जानेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन पीसफुल मैनर, एसोसिएशन एंड यूनियन, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू रेसिडेंस एंड सेटलमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी हमारे भारत के सिटीजन को स्वतंत्र रहने का भी अधिकार मिला हुआ है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। असेंबली इन पीसफुल मैनर, आप कहीं भी एक साथ खड़े हो सकते हैं लेकिन पीसफुल मैनर में। एसोसिएशन एंड यूनियन, आप ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूवमेंट, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, फ्रीली आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं। फ्रीडम टू रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, आप कहीं भी किसी भी होटल में या कहीं पर भी आप रुक सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप भारत में आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। राइट टू फ्रीडम यानी कि हमें स्वतंत्र रहने का भी अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि फ्रीडम टू मूवमेंट। कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया हैं जहां पे हम नहीं जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं। अब हम देखेंगे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स टू लेबर एंड चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 आर नॉट अलाउड टू वर्क। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति शोषण करता है किसी के साथ तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं। जैसे कि कोई ट्रैफिकिंग करता है, ट्रैफिकिंग का मतलब कि किसी व्यक्ति को गलत नीयत से सेलिंग करना, ये एक प्रकार का शोषण है, तो इसके खिलाफ हम जा सकते हैं। फोर्स टू लेबर यानी कि कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है लेकिन उसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो ये एक प्रकार का शोषण है, इसके भी खिलाफ हम जा सकते हैं। और आगे देखते हैं चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 आर नॉट अलाउड टू वर्क। यदि कोई बच्चा 14 साल से कम है तो उसको अलाउ नहीं है कि कोई काम कराए, यानी किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में अगर कोई 14 साल से कम का बच्चा है उसे अगर कोई काम कराता है तो ये एक प्रकार का शोषण है। तो ये हम लोग का राइट्स है कि हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। अब हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन फ्रीडम इज प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन्स। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन्स ऑफ देयर चॉइस। यानी कि जो भारत के सिटीजन्स हैं उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अब हम देखेंगे राइट्स फॉर एजुकेशन एंड कल्चर। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। इसमें एक वर्ड आया है माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जो है ये मुस्लिम लोगों से रिलेटेड है, ये आप लोगों को मालूम है। माइनॉरिटीज़ को हम अल्पसंख्यक भी कहते हैं।
तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं वे उन लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है, उन लोगों को ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि वे अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जैसे कोई मदरसा हो गया या कोचिंग हो गया, और साथ में अपने कल्चर को प्रोपोगेट कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज स्टेट दैट अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट if she/he want to get their fundamental right protected known as the right to constitutional remedies। यानी कि कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, आपकी फंडामेंटल राइट को ठेस पहुंचाता है, तो आर्टिकल 32 के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपना अधिकार आप वापस ले सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल जो ऐसे हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और उसे ज़रूर नोट करिएगा आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सभी लोग बराबर हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रेस के आधार पे, जेंडर और प्लेस बर्थ के आधार पे किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब हम आर्टिकल 16 देखेंगे। आर्टिकल 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 16 के जरिए हमें क्या राइट्स मिला हुआ है, अब हम ये देखेंगे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब सरकार के द्वारा अगर कोई पोस्ट निकाली जा रही है, कोई वैकेंसीज निकाली जा रही है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। उस वैकेंसी को लेकर सबको एक बराबर इन्विटेशन किया जाएगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 17 के जरिए हमें क्या राइट्स मिला हुआ है, अब हम ये देखते हैं। ऑब्लिटेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब भारत में पहले छुआछूत हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब इसे पूरे तरीके से हटा दिया गया है। अगर अब कोई छुआछूत करता है तो ये अपराध माना जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 17 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 18। ऑब्लिटेशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। यहाँ पे टाइटल का मतलब है उपाधि, जो पहले राजा महाराजा को उपाधि दिया जाता था, लेकिन अब इसे अबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी को भी टाइटल या उपाधि नहीं दिया जाएगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 19 के जरिए हमें क्या राइट्स मिला हुआ है, अब ये हम देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप अपनी बात किसी के सामने रख सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्टेशन फॉर ऑफेंसेस। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20 के जरिए हमें क्या राइट्स मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई अपराधी है तो उसे भी कानून के जरिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अपराधी को सजा तो मिलना चाहिए, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों को किस तरह का प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहाँ प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि किसी अपराधी, किसी एक्यूज्ड को निर्धारित सजा से ज़्यादा सजा नहीं दिया जा सकता है, यानी कि अपराधी को भी एक तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इस तरह का प्रोटेक्शन है जो हमें आर्टिकल 20 में बताया गया है। अब हम आर्टिकल 21 देखेंगे। आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब ये हुआ, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, और याद रखें इमरजेंसी के टाइम केवल आर्टिकल 21 को हटाया नहीं जा सकता है, बाकी सब फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है, केवल आर्टिकल 21 को छोड़ के। अब हम देखेंगे आर्टिकल 21A, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब ये है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी घर का लड़का हो, चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे वो गरीब घर का हो, वो 14 साल से कम होना चाहिए, उन्हें मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। अब हम आर्टिकल 22 देखेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या कैदी बनाया गया है तो उसे प्रोटेक्शन मिलता है कि वह एक लॉयर अपॉइंट कर सकता है और उसे 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होता है, ये उसके पास अधिकार मिला हुआ है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के जरिए हमें क्या अधिकार मिला हुआ है, ये हम देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इसका मतलब जो लोग ह्यूमन का गलत नीयत से खरीद फरोख्त करते हैं तो उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जाएगा, ये हमें अधिकार मिला हुआ है।
यहाँ पे फोर्स लेबर का मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाना, उसे डरा धमका के या फोर्स से, तो ये अपराध माना जाएगा। तो आर्टिकल 23 के जरिए हमें ये राइट्स मिला हुआ है, यदि कोई ट्रैफिकिंग कर रहा है या फोर्स लेबर कर रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज ईटीसी। आर्टिकल 24 के जरिए हमें क्या अधिकार मिला हुआ है ये हम देखते हैं। जो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उन्हें किसी डेंजरस फैक्ट्री या माइंस में काम नहीं कराया जा सकता है, यानी कि जो हजार्डियस फैक्ट्रीज हैं उसमें 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को उसमें काम नहीं कराया जा सकता है। यदि कोई काम कराता है तो ये अपराध है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 25 के जरिए हमें क्या अधिकार मिला हुआ है ये हम देखते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो सनातन धर्म हो, आप उस धर्म को अपना के आप उस धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। अब हम आर्टिकल 26 देखेंगे, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसका मतलब हम सभी अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को ठेस पहुंचाए बिना आप अपने धार्मिक अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। अब हम आर्टिकल 27 देखेंगे, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब ये है यदि किसी पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए तो स्टेट जो है वो टैक्स नहीं ले सकती है, ये हमें अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 27 में। अब हम आर्टिकल 28 देखेंगे, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 हमें ये बताता है कुछ ऐसे सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें धार्मिक वर्शिप यानी कि धार्मिक प्रार्थना किया जा सकेगा, लेकिन कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें धार्मिक प्रार्थना नहीं अटेंड किया जाएगा, नहीं किया जा सकता है। जो आर्टिकल 28 है इसे बेयर एक्ट में 3 पॉइंट में बांट दिया गया है। पहला पॉइंट है होली मेंटेन बाय स्टेट दैट इज गवर्नमेंट रन स्कूल्स कॉलेज। कुछ ऐसे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय, तो उस प्राथमिक विद्यालय में रिलीजियस वर्शिप या रिलीजियस प्रार्थना उसमें नहीं किया जाएगा। आप देखते होंगे किसी भी प्राथमिक विद्यालय में सुबह सुबह जब प्रार्थना स्कूल में कराया जाता है तो कोई रिलीजियस प्रार्थना नहीं किया जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट इंस्टीट्यूटेड अंडर और ट्रस्ट। यह दूसरा पॉइंट जो है इसमें बताया गया है कि जो रिलीजियस वर्शिप है, रिलीजियस टीचिंग है, इसमें किया जा सकेगा, जैसे कि ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो ट्रस्ट में दिया गया हो स्टेट के द्वारा, लेकिन स्टेट उसे मेंटेन न करती हो, जैसे कि स्टेट के द्वारा कोई सस्ते में ज़मीन दे दिया गया हो या आंशिक रूप से कोई सहायता करती हो। यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा तो लगाती है लेकिन स्टेट जो है उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन नहीं करती है, या कोई धार्मिक व्यक्ति ट्रस्ट दे दिया हो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, तो ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन में धार्मिक प्रार्थना या प्रेयर, रिलीजियस टीचिंग कराया जाएगा और धार्मिक बातें किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है ये हम देखते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट दैट इज मोस्टली प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस। तीसरा पॉइंट जो है ये वॉलंटरी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, कोई प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस जैसे मदरसा, यहाँ पे रिलीजियस टीचिंग या प्रार्थना होगी, लेकिन कोई बच्चा या कोई गैर धार्मिक बच्चा उस प्रार्थना या रिलीजियस टीचिंग को अटेंड नहीं करना चाहता है तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, या कोई माइनर बच्चा है तो उसके रियल गार्जियन से इजाज़त लेकर ही आप उसे प्रार्थना या रिलीजियस टीचिंग के लिए शामिल कर सकते हैं। अब हम आर्टिकल 29 देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर एंड माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ है यानी कि मुस्लिम लोग, माइनॉरिटीज़ को अल्पसंख्यक भी कहते हैं, तो जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को या कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के द्वारा ये अधिकार मिला हुआ है जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये उन्हें मौलिक अधिकार मिला हुआ है। अब हम आर्टिकल 30 देखेंगे। आर्टिकल 30 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब यह है कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके पास अधिकार है कि वो खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि कोई मदरसा हो गया या कोचिंग हो गया, तो उनके पास अधिकार है कि वो खुद का ओपन कर सकते हैं और उसे डेवलप भी कर सकते हैं। अब हम आर्टिकल 31C देखेंगे। आर्टिकल 31C भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा।
आर्टिकल 31C के जरिए हमें क्या अधिकार मिला हुआ है ये हम देखेंगे। सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसका मतलब यह है ऐसी पॉलिसी जो लोगों के हित में हो, उस पॉलिसीज या लॉ को हमें बचाना है। ये आर्टिकल 31C में कह रहा है, ये हमें अधिकार भी मिला हुआ है। अब हम आर्टिकल 32 देखेंगे। आर्टिकल 32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, इसका मतलब यह है यदि कोई आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना अपील लेके। यानी कि आपके मौलिक अधिकार को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो आप आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपना फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो आप वापस ले सकते हैं। अब हम आर्टिकल 33 देखेंगे। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस etc। इसका मतलब ये है पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी फोर्स हो, जैसे सैनिक बल हो, अर्धसैनिक बल हो या खुफिया एजेंसी हो, तो इनके फंडामेंटल राइट को पूर्ण रूप से छीना जा सकता है या कुछ कम किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। दोस्तों आप ये नोट कर लीजिएगा, सैनिक बल है यानी कि जो आर्मी है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और जो अर्धसैनिक बल है जैसे कि BSF, SSB, ITBPS, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्स, ये सब जो हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और जो खुफिया एजेंसीज जो हैं CBI, IB, CID, LIU, NIA, रॉ, ये सब जो हैं ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो इसे भी आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आर्टिकल 34 देखेंगे। प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यदि भारत के किसी पार्ट में या पूरे भारत में मार्शियल लॉ इन्फोर्स किया जाता है तो वहाँ के लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो छीन लिया जाएगा। पूरे भारत में मार्शियल लॉ कब इन्फोर्स किया जाता है? जब इमरजेंसी लागू हो जाता है तो पूरे भारत में मार्शियल लॉ इन्फोर्स किया जाता है। या इंडिया के किसी पार्ट या एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हों तो वहाँ पे भी मार्शियल लॉ इन्फोर्स किया जाता है। दोस्तों अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसे आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे कि इंडियन सिटीजन को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इसका आंसर है आर्टिकल 15, 16, 90, 22, 29, 30। ये जो है भारत के सिटीजन्स को मिला हुआ है। जो गैर सिटीजन्स हैं यानी कि फॉरेनर, उनको कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो आर्टिकल 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये जो हैं गैर सिटीजन जो फॉरेनर हैं उनको ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है, और जो भारत के नागरिक हैं उनको भी ये अधिकार मिला हुआ है। अब हम आर्टिकल 35 देखेंगे। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी कि मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए या न करने के लिए संसद यानी पार्लियामेंट के पास पावर है। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट में लॉ बनाकर ऐड कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह ये फंडामेंटल राइट कंप्लीट हुआ। यह वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ, तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें और उत्साह मिले और एनर्जी मिले कि आप लोग के लिए और अच्छा मैं वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।